प्रदेश के सबसे विश्वसनीय, सबसे लोकप्रिय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आज भारतीय राजनीति में मुलाकातों का दिन रहा। गुपकार गठबंधन के नेताओं ने आपसी मुलाकात की और महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान का राग गा दिया। उधर कांग्रेस के आलाकमान से पंजाब के मुखिया कैप्टन अमरिंदर सिंह मिले और पंजाब कांग्रेस में सिद्धू से चल रहे विवाद पर लंबी चर्चा की। जबकि तीसरे मोर्चे के दिग्गज नेताओं की मुलाकात शरद पवार के घर पर हुई। लेकिन इन सब मुलाकातों में सबसे चर्चित और हैरान करने वाली मुलाकात हुई यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में। इन मुलाकातों के अपने अपने मायने हैं, इसीलिए आज हमने कहा है एक मुलाकात जरूरी है। जो पिछले 4.5 साल में नहीं हुई, आज वो हुई एक मुलाकात जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। आज वो हुई एक मुलाकात जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। वो एक मुलाकात, ये मुलाकात हुई केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बीच। हैरानी ये नहीं है कि दोनों मिले, हैरानी इस बात पर हुई कि पिछले 4.5 बरस में पहली बार योगी आदित्यनाथ केशव प्रसाद मौर्य से मिलने उनके आवास पर खुद पहुंचे। यूपी में एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय संगठन के महामंत्री बीएल संतोष और प्रभारी राधा मोहन सिंह संगठन के तमाम लोगों के साथ बैठकें कर रहे हैं। दूसरी तरफ एक बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ डिप्टी सीएम केशव मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं और इसके बड़े मायने हैं। इस वक्त जब संगठन की लगातार बैठकें चल रही, कहा जा रहा है कि कोर कमेटी के जो लोग हैं वो यहाँ आवास पर आए हैं और भोजन के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ केशव मौर्य के यहाँ पहुंचे हैं। इससे पहले संगठन के जो महामंत्री हैं सुनील बंसल, स्वतंत्र देव सिंह, राधा मोहन सिंह और बीएल संतोष ने कल 3 घंटे तक बैठक की थी और कई बार ये बातें आ रही थी कि जो संगठन में एक साथ सामंजस्य बिठाने की बात है उस पर भी चर्चा हुई थी। और उसके बाद अचानक से 5 साल में पहली बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद केशव मौर्य के आवास पर पहुंचे हैं। ये बड़ी घटना है सियासत के लिहाज से, उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए। और जिस तरह से पार्टी संगठन ये कोशिश कर रहा है कि चुनाव से पहले सब चीजें दुरुस्त कर ली जाएं, उसी की एक कवायद लगती है। क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद पहुंचे हैं, ये अपने आप में उत्तर प्रदेश के जो राजनीति है उसमें बड़ी घटना है। इस मुलाकात के मकसद और मायने क्या हैं, वो तो समय बताएगा। लेकिन लंच डिप्लोमेसी के नाम पर केशव के घर पर बीजेपी के आला नेताओं का जमघट लगा था। संदेश ये देने की कोशिश थी कि बीजेपी में सब ठीक है, किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वाकई क्या बीजेपी में सब ठीक है? इस सवाल का जवाब तो कई बार खुद केशव प्रसाद मौर्य ने ही दिया है। देखिए, चेहरा कौन होगा, किनके चेहरे पे लड़ा जाएगा, बदलाव नहीं बदलाव, यह मेरा विषय नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा ना कि कांग्रेस की तरह, समाजवादी पार्टी की तरह, बहुजन समाज पार्टी की तरह कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी नहीं है। इसमें पार्टी नेतृत्व है, मार्गदर्शक हैं, लोग बैठे हुए हैं, जो उचित अनुचित जो उनको ध्यान में आएगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैंने बताया कि एक नेतृत्व है और जो मेरा जिस सवाल का जवाब, मेरे वो अभी मुख्यमंत्री हैं, मैं उप मुख्यमंत्री हूं, तो इस सवाल का जवाब तो राष्ट्रीय नेतृत्व देता है। यह सवाल का जवाब उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के बारे में नहीं देता। लेकिन वो नेचुरल फेस नहीं होंगे पार्टी का। मैंने कहा कि जिस सवाल का जवाब पार्टी का राष्ट्रीय नेतृत्व दे सकता है, उस सवाल का जवाब प्रदेश का कोई नेता नहीं दे सकता है। केशव प्रसाद मौर्य इस बात को लगातार हवा दे रहे थे कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी का चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जाएगा, ये केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। वो बार कह रहे थे कि सीएम का चेहरा भी केंद्रीय नेतृत्व ही तय करेगा। अकेले केशव प्रसाद मौर्य ही नहीं, स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी बगैर लाग लपेट के कहा था कि केंद्रीय नेतृत्व ही बताएगा कि यूपी में बीजेपी का सीएम कौन होगा। पहले भी कहा कि चूंकि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, इसलिए अभी चुनाव तो हम उन्हीं के नेतृत्व में लड़ेंगे। लेकिन 2022 के बाद नेतृत्व की दिशा दशा क्या होगी, वो पूरा का पूरा केंद्रीय नेतृत्व पर निर्भर करता है। मतलब कोई ये तो नहीं कह रहा था कि योगी के चेहरे पर चुनाव नहीं लड़ा जाएगा, लेकिन कोई ये भी कहने को तैयार नहीं था कि योगी ही यूपी में बीजेपी का चेहरा होंगे।
बीजेपी के अंदर खाने सब कुछ ठीक नहीं है, ये बड़े नेताओं के बयानों से तो पहले ही साफ हो गया था, लेकिन इसे हवा एक बार फिर दे दी यूपी में बीजेपी के नए नवेले उपाध्यक्ष बने AK शर्मा ने। पूर्व IAS अरविंद कुमार शर्मा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को एक चिट्ठी लिखी। इस चिट्ठी में लिखा, मेरी राय में आज भी यूपी की जनता PM मोदी से उतना ही प्यार करती है जितना 2013-14 में करती थी। आगामी विधानसभा चुनाव में जीत के लिए PM नरेंद्र मोदी का नाम और उनका आशीर्वाद ही काफी होगा। वो जननेता हैं, उनके साथ ही पार्टी के अध्यक्ष और वरिष्ठ नेताओं का भी आशीर्वाद हमारे पास है। तो समझने के लिए आप स्वतंत्र हैं कि चल क्या रहा है। जो समझना है वो समझ लीजिए, चाहे तो मानिए चाहे ना मानिए कि ये एक मुलाकात जरूरी थी या नहीं। लखनऊ से शिवेंद्र श्रीवास्तव के साथ आज तक ब्यूरो। करीब 4.5 बरस बाद केशव प्रसाद से सीएम योगी की मुलाकात यूपी की सियासत में अलग अलग चश्मे से देखी जा रही है। कुछ इसे बीजेपी के अंदर खाने चल रही उठापटक को दूर करने की कवायद मानते हैं और कुछ इसे केशव प्रसाद मौर्य के बढ़े हुए कद की ओर इशारा करते हैं। तो क्या माना जाए कि यूपी में बीजेपी के लिए केशव प्रसाद मौर्य जरूरी हैं? और अगर हां तो क्यों? इस सवाल का जवाब इस रिपोर्ट में है। इस रिपोर्ट को देखिए और तय कीजिए कि वाकई एक मुलाकात जरूरी है। एक तस्वीर दो चेहरे। पहला बीजेपी का हिंदुत्व वाला चेहरा और दूसरा चेहरा अमित शाह की सोशल इंजीनियरिंग का ट्रम्प कार्ड। इन चेहरे में दूरियों की खबर के बीच आज दोनों साथ नजर आए। तो क्या इसे केशव प्रसाद मौर्य को साथ लाने की योगी की कोशिश माना जाए? क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत में पिछले चंद वर्षों में केशव प्रसाद मौर्य का नाम बहुत तेजी से उभरा और देखते ही देखते भारतीय राजनीति के नामचीन हस्तियों की कतार में शामिल हो गया। मैं मानता हूं कि पिछड़ा वर्ग पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था और आज भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और 2022 के चुनाव में, 2024 के चुनाव में, आने वाले जो आगामी चुनाव उनमें भी भाजपा के साथ रहे। उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ ही साल में केशव प्रसाद मौर्य ऐसा ओबीसी चेहरा बन गए जिस पर बीजेपी के बड़े नेताओं को भरोसा है। केशव प्रसाद मौर्य के इस दमखम के पीछे ओबीसी वोटों की वो ताकत है जो अब यूपी में बीजेपी की जीत की गारंटी बन गया है। इस समीकरण की शुरुआत हुई साल 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, जब अमित शाह मोदी को PM बनाने के मिशन में जुटे तो उनकी सबसे पहली नजर यूपी पर थी। कुछ ही दौरे में शाह को ये बात साफ हो गई कि यूपी में जीत के लिए ओबीसी मतदाताओं को फिर बीजेपी के साथ लाना ही होगा, क्योंकि यूपी में कुल ओबीसी वोटर 41% हैं, जिसमें यादव 9% और गैर यादव ओबीसी 32% हैं। हालांकि समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दौर में ओबीसी वोटरों को बीजेपी के पाले में लाने के लिए अमित शाह के फॉर्मूले को बड़ी चुनौती माना गया और इसे हासिल करने की जिम्मेदारी मिली केशव प्रसाद मौर्य को। बीजेपी को इस चुनाव में 27% यादव, 53% कुर्मी और कोई अन्य ओबीसी वर्ग के 61% वोट मिले। प्रदेश की 80 में से 73 सीटें बीजेपी और गठबंधन के खाते में गई। 2017 में विधानसभा चुनाव आए तो बीजेपी के बढ़ते रथ को रोकने के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस साथ मैदान में थे, लेकिन अमित शाह के चुनावी प्रबंधन को केशव मौर्य ने जमीन पर ऐसे उतारा कि बड़ी जीत बीजेपी के खाते में आ गई। साल दर साल ओबीसी वोटर्स में बीजेपी की पैठ बढ़ी है, जिसका असर 2019 के लोकसभा चुनाव में साफ देखा गया। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 23% यादव, कुर्मी कोयरी के 80%, जबकि अन्य ओबीसी के 72% वोट मिले। इसी वजह से आम चुनाव में समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन के सामने बीजेपी की शानदार विजय हुई, जिसके पीछे पिछड़े वोटरों की भूमिका अहम रही। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले बीजेपी केशव प्रसाद मौर्य जैसे बड़े ओबीसी नेता को नजरअंदाज नहीं कर सकती। यूपी में बीजेपी को ओबीसी वोटरों की ताकत का एहसास है और यही वो वोटर हैं
जिनके साथ आने से यूपी में पहली बार कमल खिलाने का सपना पूरा हुआ था। 1989 से 90 के मंडल कमंडल के दौर में भी इसी ओबीसी वोटरों को एकजुट कर बीजेपी यूपी में बड़ी ताकत बनी थी। तब बीजेपी ने पिछड़ों का चेहरा कल्याण सिंह को बनाया था और वादा किया गया था गुड गवर्नेंस का। कल्याण सिंह के नेतृत्व में पिछड़ा वर्ग बीजेपी के साथ आया और बीजेपी ने यूपी में कमल खिलाकर करिश्मा कर दिया। हालांकि आने वाले वक्त में बीएसपी और एसपी के उभार से प्रदेश में पिछड़ा वर्ग पर बीजेपी की पकड़ कमजोर हुई। यही वजह है कि सूबे की सत्ता हासिल करने के लिए उसे दूसरे दलों का सहारा लेना पड़ा। लेकिन 2014 के बाद ये समीकरण फिर बदला और अब बीजेपी ओबीसी वोटरों के सहारे यूपी में जीत दोहराना चाहती है। सिर्फ केशव मौर्य ही नहीं, बीजेपी की नजर ओबीसी के और नेताओं पर भी है। हाल ही में अनुप्रिया पटेल और निषाद पार्टी के संजय निषाद की गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात इस कड़ी का हिस्सा है। अमित शाह जी हमारे निवर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा अनुभव और देश के गृह मंत्री, इस नाते राष्ट्रीय नेतृत्व तो अगर ऐसा कोई निर्णय लेता है, माननीय गृह मंत्री जी उत्तर प्रदेश पर ध्यान देते हैं, तो मुझे लगता है हमें फायदा और अधिक रहेगा, मार्गदर्शन मिलता है, एक अनुभव जिनके साथ बहुत लंबा जुड़ा हुआ है। यूपी का चुनाव बीजेपी की साख की लड़ाई है और पार्टी जानती है इसे जीतने के लिए ओबीसी वोटरों का साथ बेहद जरूरी है। आज तक ब्यूरो।